जरा सोचिए, एक मूक फिल्म की शूटिंग चल रही है, मतलब एक पूरी तरह से साइलेंट फिल्म। जहां आवाज का कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल। सेट पर कोई माइक नहीं है, आवाज रिकॉर्ड करने वाली कोई मशीन तक नहीं है। चारों तरफ बस विशाल लाइट्स और बड़े बड़े कैमरे। हाँ, जो उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक थी। सही का। लेकिन जब उस फिल्म की रील धुलकर लैब से बाहर आती है तो उस पर इंसानी चीखों के निशान छपे होते हैं। बाप रे। हाँ, और ये कोई मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये भारतीय सिनेमा के सबसे ऐतिहासिक स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज का एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे इतिहास में बहुत गहराई में दफनाने की कोशिश की गई है। और ये एक ऐसा सच है जिसने सिनेमा के शुरुआती दौर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। आज की इस गहरी छानबीन में हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, और हमारे जो स्रोत हैं, आचार्य मनोज जो वैदिक वाइब और न्यूज मिरर से जुड़े हैं, उनके जुटाए गए दस्तावेजों का हम आज विस्तृत विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे 1934 के समय में जब सिनेमा अपनी चकाचौंध और तर्कशीलता के साथ आगे बढ़ रहा था, तब उसका सामना एक ऐसी अदृश्य सच्चाई से हुआ जिसने विज्ञान के भी होश उड़ा दिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1934 के मलाड से। अब देखिए, जो लोग आज के मुंबई को जानते हैं उनके लिए मलाड का मतलब है आसमान छूती इमारतें, है ना? हाँ, भारी ट्रैफिक और मॉल्स। बिल्कुल। लेकिन जिस दौर की हम चर्चा कर रहे हैं उस वक्त का मलाड ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1934 में ये इलाका घने जंगलों, खतरनाक दलदलों और एक अजीब से सन्नाटे से भरा था। एक बहुत ही भारी सन्नाटा। हाँ, और इसी डरावने सन्नाटे के बीचों बीच खड़ी की गई थी एक विशाल इमारत, बॉम्बे टॉकीज। ये हिमांशु राय और देविका रानी का बहुत ही शानदार सपना था, लेकिन इस सपने की बुनियाद एक बहुत ही गलत और शापित जगह पर रखी गई थी। हाँ, और यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उस जमीन का इतिहास। देखिए, जब भी किसी जमीन का इतिहास बहुत पुराना होता है ना, तो वो अपनी कुछ यादें सहेज कर रखती है। बिल्कुल। जब बॉम्बे टॉकीज का निर्माण शुरू होने वाला था, तब वहाँ खुदाई करने वाले पुराने स्थानीय मजदूरों ने हिमांशु राय को एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी थी। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जमीन पीरों और पुरानी कब्रों की है। उनका एक बहुत ही कड़ा निर्देश था कि यहाँ रोशनी मत जलाना। बाप रे, रोशनी मत जलाना। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। हिमांशु राय तो एक बेहद तार्किक और आधुनिक विचारों वाले इंसान थे ना? हाँ बिल्कुल, वो यूरोप से तकनीक लेकर आ रहे थे। वही तो, जाहिर है उन्होंने उन मजदूरों की चेतावनियों को महज अंधविश्वास मान लिया और काम शुरू करवा दिया। जो कि उस समय के हिसाब से उनका स्वभाव था। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आज के समय में किसी प्राचीन कब्रिस्तान के ऊपर एक हाईटेक स्टार्टअप बना ले और स्थानीय लोगों की बातों को खारिज कर दें। सही उदाहरण है। मतलब क्या अंधाधुंध तर्कशीलता अक्सर हमें जमीनी हकीकत से दूर कर देती है, क्योंकि ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी गहरी नींद में सोए इंसान के चेहरे पर अचानक हैलोजन बल्ब जला दिया जाए। बिल्कुल, वो इंसान चौंकेगा और बहुत बुरी तरह भड़केगा। मालाड के उस सन्नाटे के साथ भी ठीक यही किया गया था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इसके वैचारिक टकराव को देखें तो एक तरफ आधुनिकता है, बड़े बड़े कैमरे और लाइट्स, हाँ, जो बहुत सारा शोर और रोशनी ला रही है, और दूसरी तरफ है वो प्राचीन रहस्य जो उन कब्रों में सदियों से खामोश था। जब ये दोनों दुनिया टकराई तो इसका परिणाम सिर्फ एक बहस नहीं था, ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और भौतिक डर का कारण बन गया। मतलब जब आप ऐसी जगह रोशनी ले जाते हैं जहां सदियों से अंधेरा हो, तो आप उसकी मूल प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं। और जो पहला रिएक्शन आया वो बहुत अजीब था। उस अदृश्य ताकत ने इंसानों को नहीं बल्कि मशीनों को अपना निशाना बनाया। मशीनों को। स्रोत बताते हैं कि जैसे ही सेट पर कैमरे चलने शुरू हुए, अजीब घटनाएं घटने लगी। शूटिंग के ठीक बीच में अचानक भारी कैमरे के लेंस खुद ब खुद चटकने लगते थे। बाप रे, लेंस का चटकना अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। बिल्कुल। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो सेट पर नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे लैब के अंदर हो रही थी। हाँ, मशीनों का खराब होना एक बात है, लेकिन लैब के अंदर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जैसा हमने शुरू में कहा, ये मूक फिल्मों का दौर था। आवाज रिकॉर्ड करने वाले उपकरण तो थे ही नहीं। वही तो,
लेकिन जब फिल्म की रील को लैब में केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता तो उन खाली रीलों पर इंसानी चीखों जैसी लकीरें उभर आती थीं। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना है। अक्सर लोग सोच सकते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ पुरानी मशीनरी का नतीजा हो, मतलब महज एक केमिकल रिएक्शन या फिल्म के खराब होने की वजह से बनी आकृतियां? देखिए, ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें उस दौर की ऑप्टिकल साउंड तकनीक को समझना होगा। अच्छा, वो कैसे काम करती थी? उस समय आवाज की तरंगों को लाइट के पैटर्न में बदलकर फिल्म के किनारे पर छापा जाता था। जो टेक्नीशियन लैब में काम कर रहे थे वे इस विजुअल साउंड ट्रैक को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्हें पता था कि आवाज कैसी दिखती है। बिल्कुल, उन्हें पता था। अब सोचिए, बिना किसी माइक के अगर फिल्म के किनारे पर वैसी ही तरंगे छप रही हैं जो एकदम इंसानी चीखों के फ्रीक्वेंसी पैटर्न से मेल खाती हैं, तो इसका वैज्ञानिक मतलब क्या है? बाप रे! इसका मतलब है कि कोई अदृश्य शक्ति उस रील के रसायनों को भौतिक रूप से बदल रही थी। मतलब वो शक्ति महज कोई हवा का झोंका नहीं थी, वो खामोशी को चीर कर सेल्यूलाइट के जरिए अपना संदेश लिख रही थी। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये सिर्फ मशीन की गड़बड़ी नहीं थी। जो ऊर्जा लेंस तोड़ रही थी वो अब नई तकनीक का इस्तेमाल करके संवाद करना चाह रही थी। टेक्नीशियनों के लिए तो ये विशुद्ध खौफ रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि विज्ञान वहां पूरी तरह से फेल हो चुका था। हाँ, मशीनें उस डर को पकड़ रही थी जिसे इंसान समझ नहीं पा रहा था। लेकिन ये खौफ मशीनों तक सीमित नहीं रहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्द ही ये डर स्टूडियो के सबसे मशहूर चेहरों तक पहुंच गया। कहानी तकनीकी गड़बड़ियों से हटकर देविका रानी के एक बेहद डरावने व्यक्तिगत अनुभव पर ले जाती है। देविका रानी, जो उस वक्त सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थी, उनके साथ घटी ये घटना इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक पहलू है। हाँ, उस रात का वाकया बहुत मशहूर है। देविका रानी अपने मेकअप रूम में बिल्कुल अकेली थी। बाहर मलाड की वो उमस भरी गर्मी थी, चिपचिपी गर्मी। बिल्कुल, लेकिन अचानक उस बंद कमरे का तापमान इतना तेजी से गिरा कि सांसें जमने लगी। दीवार पर लगा बड़ा आईना अचानक धुंधला हो गया। बाप रे! और फिर जब देविका रानी ने आईने में देखा तो उनके ठीक पीछे कोई खड़ा था। कोई इंसान? वो कोई आम इंसान नहीं था। वो एक बहुत लंबा आदमी था जिसने 18वीं सदी के फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें नहीं थी। आंखें नहीं थी? नहीं, आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरी काली खाइयां थीं। उफ, जरा उस घुटन की कल्पना कीजिए। एक बंद कमरा, जमा देने वाली ठंड और आईने में एक ऐसी परछाई जो उस दुनिया की थी ही नहीं। हाँ, और ये सिर्फ एक दृष्टि भ्रम नहीं था, क्योंकि जब देविका रानी ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। सन्नाटा? एकदम सन्नाटा। लेकिन जैसे ही वो दोबारा आईने की तरफ मुड़ी, उस खौफनाक साई ने अपना ठंडा हाथ उनके कंधे पर रख दिया। बाप रे! देविका रानी वहीं बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो उनकी डायरी का एक पन्ना है जो आज भी रोंगटे मौड़े करता है। उन्होंने लिखा था, यहाँ कोई और भी है जो कैमरे के पीछे से हमें देख रहा है, वो हमसे नाराज है। यहाँ कोई और भी है जो हमें देख रहा है। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव का विश्लेषण करें तो देखिए, एक अभिनेत्री का पूरा वजूद देखे जाने पर टिका होता है। हाँ, अभिनय ही इसीलिए होता है कि दर्शक देखें। बिल्कुल, वो अभिनय करती है ताकि कैमरा उसे कैद करे, लेकिन उस कला में नियंत्रण अभिनेत्री और निर्देशक के हाथ में होता है। उन्हें पता होता है कि कौन देख रहा है। सही कहा। लेकिन उस रात मेकअप रूम में देखने वाले यानी दर्शक और देखे जाने वाले यानी अभिनेता के बीच का संतुलन बिगड़ गया था। मतलब जो कैमरा देविका रानी की ताकत था, अब वही कैमरा या उसके पीछे का साया उन्हें महसूस करवा रहा था कि वो महज एक कठपुतली हैं। बिल्कुल, अचानक देखने वाला कोई ऐसा बन गया जिसे वो खुद नहीं देख सकती थी और जो स्पष्ट रूप से उन सबसे नफरत करता था। एक कलाकार के लिए ये सबसे असली डर है। हाँ, कि वो किसी अदृश्य खौफनाक दर्शक के मंच का हिस्सा बन चुके हैं। अब यहाँ आकर मामला सच में बहुत दिलचस्प और रोंगटे खड़े करने वाला हो जाता है। क्योंकि वो अदृश्य दर्शक अब सिर्फ दूर से देख नहीं रहा था। सही बात है। कंधे पर रखा गया वो हाथ इस बात का प्रमाण था कि वो परछाई अब भौतिक दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी।
और इसी के साथ हम इस गहरी छानबीन के चरम बिंदु पर पहुंचते हैं, जहां एक भ्रम एक बेहद हिंसक और जानलेवा रूप ले लेता है। हाँ, जिसके बाद आखिरकार हिमांशु राय का तर्क टूट जाता है। बिल्कुल। ये जानलेवा हमला हुआ एक्टर नजमुल हसन के साथ। एक सीन की शूटिंग चल रही थी, उन्हें स्टूडियो के एक अंधेरे गलियारे से गुजरना था। निर्देशक ने शॉट को ओके कह दिया था, लेकिन शॉट खत्म होने के बाद भी नजमुल हसन उस गलियारे से बाहर नहीं आए। बाप रे। काफी देर सन्नाटा रहा, घबराहट में लाइट्स चलाई गईं और जो नजारा था उसने पूरी यूनिट को हिला दिया। नजमुल हसन जमीन पर नहीं थे, वो दीवार से बुरी तरह चिपके हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें हवा में जकड़ रखा हो। उफ, हवा में। हाँ, उनका चेहरा नीला पड़ चुका था और उनके गले पर किसी के हाथों के काले उंगलियों के निशान थे। काले उंगलियों के निशान, मतलब ये एक सीधा भौतिक हमला था। वो शक्ति अब सिर्फ डरा नहीं रही थी, जान लेना चाहती थी। बिल्कुल। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कांपते हुए बताया कि किसी ठंडे हाथ ने उनका गला घोटने की कोशिश की और कान में फुसफुसाया, तुम लोग मुर्दों की नींद खराब कर रहे हो। मुर्दों की नींद खराब कर रहे हो, ये वाक्य अपने आप में सब स्पष्ट कर देता है। हाँ, इसके बाद हिमांशु राय ने जो किया वो उनके तार्किक रवैये से बिल्कुल उलट था। उन्होंने स्टूडियो के उस साउथ विंग को हमेशा के लिए सील करवा दिया। हमेशा के लिए। हाँ, भारी ताले जड़ दिए और नियम बना दिया कि वहां कभी लाइट नहीं जलाई जाएगी। तो इस सब का असल में क्या अर्थ निकाला जाए? हिमांशु राय जैसे इंसान का हार मान लेना ये साबित करता है कि कुछ चीजें तर्क से बहुत परे होती हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, विज्ञान हमें सिखाता है कि हम प्रकृति पर राज कर सकते हैं, लेकिन वो सील किया गया दरवाजा सिर्फ एक कमरे का दरवाजा नहीं था। वो इंसान की समझ और उस अदृश्य दुनिया के बीच खींची गई एक लक्ष्मण रेखा थी। सही कहा। हिमांशु राय ने अंततः उस जमीन के मूल निवासियों यानी उन मुर्दों की शर्त को मान लिया था कि वो उनके अंधेरे में अपनी रोशनी लेकर नहीं आएंगे। ये एक खौफनाक समझौते की तरह था। आज अगर हम देखें तो वो बॉम्बे टॉकीज एक खंडर बन चुका है, लेकिन मालाड के पुराने लोग आज भी मानते हैं कि अमावस की रात उस खंडर से पुराने पियानो की धुन आती है। क्योंकि इतिहास कभी पूरी तरह दफन नहीं होता, वो बस खामोशी से मौजूद रहता है। देविका रानी नहीं रही, लेकिन वो खामोश साया शायद आज भी वही है। बिल्कुल। जो लोग इसे सुन रहे हैं, अगली बार जब कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखें तो शायद किसी कोने में कोई तीसरी परछाई नजर आ जाए। कैमरा वो भी कैद कर लेता है जिसे इंसान देखने से इनकार कर देता है। हाँ, और इसी के साथ हम एक अंतिम उत्तेजक विचार पर आते हैं। आज उसी मालाड में जहां बॉम्बे टॉकीज था, कई गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं। नई इमारतें? अगर जगह अपनी यादें और साया सहेज कर रखती हैं, तो क्या उन नई इमारतों में रहने वाले लोग अनजाने में उसी तीसरी परछाई के साथ अपना घर साझा कर रहे हैं, जिसने कभी सिनेमा के शुरुआती सितारों की नींदें उड़ा दी थी? सोचने वाली बात है। वाकई, अतीत को कंक्रीट से ढका जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा बेचैन करेगा। तो आज की इस गहरी छानबीन में बस इतना ही। यदि आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें।